चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ पोलन गेन्स के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम उस आगे की बातचीत को डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, इधर सीबीएसई हो या नीट के क्वेश्चन हो। क्या पूछा था जी आपसे? जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके हमने लास्ट क्लास में वोल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 वोल्स, ठीक है जी। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। आज हम बात करेंगे इन चारों ही लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ। और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, हमारे पास के अंदर टोटल 4 वॉल्स थी। सबसे पहली जो वॉल है वो है जी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और थर्ड वन इज मिडल लेयर। ये 3 लेयर है। इन तीनों ही लेयर के लगभग जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मली एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है इन तीनों लेयर्स का वो है जी आपके पास प्रोटेक्शन का। कहता है जो पोलर गेन्स फॉर्म हो रहे हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। तो उस केस में जो पोलर गेन फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे उनको जो प्रोटेक्शन देने का काम होता है वो इन्हीं तीनों लेयर्स का होता है। और साथ ही साथ जब पोलर गेन्स फॉर्म हो जाते हैं तो पोलर गेन्स को रिलीज करने के लिए जो एंथर का जो डेहिसेंस है, ठीक है जी, एंथर को जो ब्रेक करना है वो सारे फंक्शन किसके होते हैं? इन्हीं के। तो इनके मेनली 2 फंक्शन है आपके पास। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है? इट प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स दूसरा फंक्शन क्या है? दे ऑल्सो हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। तो ये 2 मेन फंक्शन होते हैं इन तीनों ही लेयर्स के, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर। जो लास्ट लेयर है दैट इज नोन एज टेप्टम, इसका जो फंक्शन जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेप्टम के अगर फंक्शन की बात करें तो जो हमारे पास टेप्टम है, इस टेप्टम के जो फंक्शन जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी भी है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जहां पोलर गेन्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो उन पोलर गेन्स को न्यूट्रिशन देने का जो काम होता है वो टेप्टम का ही होता है बेसिकली। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलर गेन। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास कि जो पोलर गेन्स है, कहते हैं जो पोलर गेन्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उन पोलर गेन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ जो पोलर गेन्स के ऊपर एक लेयर बनती है दैट इज नोन एज एक्साइन। उस एक्साइन को बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? टेप्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ पोलर गेन्स के ऊपर जो पोलन किट बनती है, पोलन किट क्या होती है? बेसिकली एक ऑयली स्टिकी लेयर होती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी कौन हेल्प करता है? टेप्टम। इसके साथ साथ जो कैलाज एंजाइम होते हैं, कैलाज एंजाइम का काम क्या है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, जो पोलन गेन टेट्राड बनते हैं जो आपस में इंटैक्ट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो कैलोज वॉल को ब्रेक करता है और पोलन गेन्स को रिलीज कराता है, वो कौन बनाता है? सेम टेप्टम। तो इसके मेनली 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है जी? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी पोलन ग्रेन्स। इसके साथ साथ इट ऑल्सो कंटेन लिपिड रिच यूबिस्क granules having sporopollenin। स्पोरोपोलिन, और याद नहीं जी स्पोरोपोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्पोरोपोलिनिन
for exine and pollen kit। ये क्या होता है? ऑयली एंड स्टिकी लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनोइड्स। ठीक है जी। इसके साथ साथ इसका एक और फंक्शन है हमारे पास, इट ऑल्सो सिक्रेट कैलाज एंजाइम require to break callose wall to release pollen grain tetrad। तो ये बेसिक फंक्शन है किसके? टेप्टम के, और साथ ही साथ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर। तो ये क्या हमारे पास जो 4 लेयर्स थी जो हमने डिस्कस किया था, किसके अंदर पाई जाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये उन चारों ही लेयर्स के फंक्शन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके? जी टेप्टम के। तो ये हमारे पास जो ऑल ओवर जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर जितने भी पोर्शन थे वो फिनिश हो गए हैं। और लास्ट में डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था कि एक पीएमसी यानी एक पोलन मदर सेल से टोटल कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4। ठीक है। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे उसके आगे की बातचीत। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जी आपके साथ जो पोलन ग्रेन्स है उस पोलन ग्रेन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड चीजों को। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स का ही दूसरा नाम होता है जी मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है? ठीक है जी। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। तो जो पोलर ग्रेन्स है इसी को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज व्हाट कि जो पोलर ग्रेन्स है, अब हमारे पास इतने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, तो हर एक पोलर ग्रेन्स जो या जितने भी प्लांट्स हैं सभी के जो पोलर ग्रेन्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलर ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। ठीक है जी। ये क्या होते हैं? डिफरेंट डिजाइंस। ठीक है। तो जो पोलर ग्रेन्स होते हैं बेसिकली अगर आप बात करें तो पोलर ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स are of different shape, size, design। ठीक है जी। तो पोलन ग्रेन्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, उनके अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप जनरल व्यू देखें, अगर हम जनरली बात करें कि जनरली पोलन ग्रेन्स किस शेप के होते हैं, तो जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है जी। तो जनरल अगर आप व्यू की बात करते हैं कि जनरली आप पोलन ग्रेन्स को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पोलन ग्रेन्स कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल इन शेप दिखते हैं। ठीक है जी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या जी? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं are generally spherical। स्फेरिकल। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये स्फेरिकल है तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा जी स्फेयर का क्या होता है? डायमीटर भी होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्फेरिकल पोलर ग्रेन्स है हमारे पास, इनका भी क्या होगा? डायमीटर होगा। और इनकी जो डायमीटर की रेंज होती है वो होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है जी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे पास पोलर ग्रेन्स है इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 25 to 50 माइक्रोमीटर। इनकी जो रेंज होती है
वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे पास पोलर ग्रेन्स होते हैं, इनके पास जो वॉल होती है, उस वॉल के अंदर बेसिकली दो लेयर होती है। एक होती है एक्साइन जो आउटर लेयर होती है, और दूसरी होती है इंटाइन जो इनर लेयर होती है। और इन दोनों ही लेयर्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। तो याद रखेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्पोरोडर्म क्या है? तो आप ये कह सकते हो कि एक्साइन एंड इंटाइन कलेक्टिवली नोन एज स्पोरोडर्म। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो वॉल होती है, स्पोरोडर्म, ये क्या है बेसिकली? तो आप ये कह सकते हैं वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। जो पोलर ग्रेन की वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। और उन लेयर्स की अगर हम बात करें तो लेयर्स में जो मेनली नाम आता है हमारे पास, सबसे पहली जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं एक्साइन, सेकंड है इंटाइन। एंड जो एक्साइन है हमारे पास वो होती है आउटर लेयर। इंटाइन जो होती है वो होती है हमारे पास इनर लेयर। तो ये तो बात होगी जी हमारे पास पोलर ग्रेन्स के बारे में कि पोलर ग्रेन्स का शेप कैसा होता है। पोलर ग्रेन्स के पास जो लेयर है उसमें कितने वॉल होते हैं जी? दो होती है, एक हमारे पास एक्साइन और एक इंटाइन। अब हम बात करेंगे इन दोनों ही लेयर्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो लेयर्स हैं ये बनी किस चीज की होती है और इनका फंक्शन क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्साइन के बारे में। अगर हम बात करें जी एक्साइन के बारे में, तो ये आउटर लेयर है और साथ ही साथ कैसी होगी जी? हार्ड होगी। तो आप एक ऐसे जो एक्साइन है, इट इज आउटर हार्ड लेयर। एक्साइन क्या है? ये आउटर और हार्ड लेयर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक्साइन जो है, एक्साइन बना किसका होता है? तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और हम सभी ने डिस्कस भी किया है कि स्पोरोपोलिनिन एक्चुअल में रिलीज कौन करता है? टेप्टम। ठीक है जी। टेप्टम के बहुत सारे फंक्शन है, जिनमें से एक फंक्शन ये भी था कि टेप्टम क्या रिलीज करता है? स्पोरोपोलिनिन। तो एक्चुअल में जो एक्साइन फॉर्मेशन है उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें हेल्प करता है हमारे पास टेप्टम। ठीक है जी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि जो आउटर लेयर है एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। ठीक है जी। और इस बात को जी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे कि जो स्पोरोपोलिनिन है हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पोरोपोलिनिन है एक्चुअल में ये है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है स्पोरोपोलिन, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है और मोस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है जी। तो अब जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि स्पोरोपोलिनिन क्या है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है, इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है जी। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है जी हमारे पास? जो स्पोरोपोलिनिन है, अगर हम बात करें इस स्पोरोपोलिनिन के बारे में, तो स्पोरोपोलिनिन पे ना तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट आता, ना इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई इफेक्ट, ना इस पे स्ट्रॉन्ग एल्कली का कोई इफेक्ट होता है। यानी ये जो है हाईली रेजिस्टेंट है। तो ये क्या है जो स्पोरोपोलिनिन होता है? इट कैन विदस्टैंड at high temperature, strong acid and strong alkali।
यानी इसके ऊपर ना ही एसिड का इफेक्ट आता, ना ही एल्कली का इफेक्ट आता, और ना ही हाई टेम्परेचर का। इसके साथ साथ ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सके। तो यानी आप ये भी कह सकते हो कि नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पोरोपोलिन है या आउटर लेयर है पोलन ग्रेन के ऊपर, तो क्या ये स्पोरोपोलिन पूरे पोलन ग्रेन को कवर करती है? तो जी ऐसा नहीं है। कहता है कहीं कहीं पे जो पोलन ग्रेन है वहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है, और वो पॉइंट जहां स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है उसे हम कहते हैं स्पोरडर्म। ठीक है जी, उसे जर्म पोर भी कहते हैं आप, उसे हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं जर्म पोर। तो अगला कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास जर्म पोर क्या है। तो जर्म पोर जो है पोलन ग्रेन में वो पॉइंट होता है, जर्म पोर क्या होता है पोलन ग्रेन में, वो पॉइंट होता है जहां पे स्पोरोपोलिन क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे आपसे कि जो जर्म पोर है ये क्या है। तो इट इज द प्रोमिनेंट अपर्चर it is the prominent aperture on pollen grain where sporopollenin is absent। तो आप एक ऐसे जर्म पोर क्या है बेसिकली, तो जर्म पोर वो पॉइंट है पोलन ग्रेन के ऊपर जहां पे एक्साइन के अंदर जो स्पोरोपोलिन होता है वो अब्सेंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता जी, आपसे इससे पूछा था नीट में। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये पूछा था, बताइए ये जो जर्म पोर है इस जर्म पोर का फंक्शन क्या है। तो कहता है जी जर्म पोर जो है ये इनिशिएट करता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को। ठीक है जी, जर्म पोर का काम क्या है, इट इनिशिएट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये क्या करता है जी, ये इनिशिएट करता है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पोरोपोलिन है ये एक्साइन की लेयर है या आउटर लेयर है जो कहां प्रेजेंट होती है, पोलन ग्रेन के आउटर सरफेस पे। अब ये इतनी ज़्यादा हार्ड है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, तो यानी अगर हम बात करें कि जो स्पोरोपोलिन है ये आपको फॉसिल्स की फॉर्म में भी लॉन्ग टाइम तक एज इट इज मिल सकती है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न होता है जी एक्साइन। कहता है एक्साइन के अंदर जो स्पोरोपोलिन होता है ये हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसकी वजह से जो आपके पास जो पोलर ग्रेन्स होते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन दी फॉसिल्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है जी, तो अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर ले आपसे कि जो स्पोरोपोलिन है इसके क्या बेनिफिट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है जो स्पोरोपोलिन है इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर फाउंड in the form of fossils due to the presence of sporopollenin। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, ये तो फर्स्ट लेयर थी, सेकेंड लेयर है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इंटाइन। सेकेंड है हमारे पास इंटाइन। जो इंटाइन होती है ये इनर लेयर है और ये थिन होती है, तो आप ये कहते हैं जो इंटाइन है इट इज इनर थिन लेयर, इट इज इनर थिन लेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, जो पोलर ग्रेन को कंटिन्यूअसली कवर करती है। तो सेकंड पॉइंट आप ये कहते हैं कि जी इट इज कंटिन्यूअस लेयर या कंटिन्यूअस इन नेचर। इसके बाद थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है जी, ये बना किसका होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये दो चीजों का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तरफ सेलुलोज और एक तरफ पैक्टिन। ठीक है जी। अब जरा ध्यान सुनेंगे तो ये होगी जी बात किसके बारे में, जो पोलर गेंस है उसकी लेयर के बारे में, कि पोलर गेंस के अंदर बेसिकली दो लेयर होती है, एक एक्साइन एक इंटाइन, और हमने ये भी देख लिया कि वो किस चीज की बनी है, उसके क्या क्या मेन फंक्शंस है। अब हम बात करेंगे जो पोलर गेंस है इससे कुछ डिजीजेस भी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे जी पोलर गेंस, या उससे पहले कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं जी। कहता है अगर आप पोलर गेंस की बात करते हैं, अगर आप पोलर गेंस की बात करते हैं तो कहता है जी हर एक पोलर गेंस के अंदर, अगर आप मैच्योर पोलर गेंस देखते हैं तो कहता है जो मैच्योर पोलर गेंस होते हैं उन पोलर गेंस के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को कहते हैं हम जनरेटिव सेल्स। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो मैच्योर पोलर गेन होते हैं, जो मैच्योर पोलर गेंस होते हैं, मैच्योर पोलर गेंस कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। मैच्योर पोलर गेंस के अंदर दो सेल्स पाई जाती है जी, दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे पहली सेल है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो दूसरी सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों सेल्स बनती कैसे, इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे जी, एक हम एग्जांपल लेते हैं पोलर गेन का, एक डायग्राम देखेंगे जी पोलर गेन का, और डायग्राम बहुत जरूरी है जी। मान लीजिए ये एक पोलर गेन है और इस पोलर गेन के ऊपर दो लेयर है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। चलिए ये हमने मान लिया ये इंटाइन लेयर है जो कंटिन्यूअस है, इसके जस्ट ऊपर एक एक्साइन की लेयर होगी, ये एक्साइन है। ठीक है जी। और इस एक्साइन के ऊपर कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जर्म पोर। ठीक है जी। अच्छा अब कहता है जी इसके अंदर जनरली एक न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म है। अब होता क्या है जी, जब भी हम बात करते हैं कि जो पोलर गेंस हमने पढ़े थे, अब पोलर गेंस मैच्योर होगा तो मैच्योरेशन के टाइम पे इसका साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है जी। और इसमें कुछ डिविजन्स भी होती हैं। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि इस केस में जब साइज इंक्रीज करने की बात करते हैं तो एक जनरल पैटर्न आप देखेंगे कि जब साइज इंक्रीज होता है तो उसमें होता है वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन का मतलब होता है जी वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से साइज का होता है इंक्रीज होता है। तो यहाँ जो पोलर गेन है इसमें भी क्या फॉर्म होंगे जी, वैक्यूल्स फॉर्म होंगे। अब इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहली बात कि ये एक क्या है हमारे पास इंटाइन, इसके जस्ट ऊपर क्या है एक्साइन, अच्छा अब इसके जस्ट अंदर क्या होगा जी, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन है, इसके जस्ट अंदर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन है। ये वैक्यूल्स बना दीजिए, दो दो वैक्यूल्स। ये दो वैक्यूल्स है हमारे पास। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है साथ ही साथ। तो न्यूक्लियस को भी देख लेते हैं एक बार, ये लीजिए, ये रहा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो वैक्यूल्स से आपस में मर्ज होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स फॉर्म होता है। तो अब हम बात करेंगे इस वैक्यूल्स के बारे में। ये वैक्यूल्स आ गए और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब होगा क्या, इसमें होता है एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है
ये वैक्यूल्स है, ये हमारे पास इंटाइन है, और इसके जस्ट ऊपर ये एक्साइन फॉर्मेशन, ये एक्साइन है। अब होगा क्या, जो न्यूक्लियस इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होते हैं। ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होंगे। इस एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से ही इस एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो डिफरेंट सेल्स बनाएगा, वो भी डिफरेंट शेप और साइज की, ठीक है जी। तो जो हमारे पास पोलर गेन है, इस पोलन के अंदर दो सेल्स बनती है, एक बनती है ऊपर वेजिटेटिव सेल्स, एक बनती है हमारे पास वेजिटेटिव सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जनरेटिव सेल, दो सेल बनती है इस पोलर गेन के अंदर। बाकी सारी कंडीशन सेम रहती है हमारे पास। ये जो सेल है, इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ये जो सेल है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो लॉजिक क्या है कि आप किसी पोलर गेन को लीजिए, जनरली हर एक पोलर गेन के अंदर दो सेल्स फॉर्म होती है, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं जिसमें तीन सेल फॉर्मेशन भी देखी जाती है। तो ये जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन में आपको देखने को मिलती है कि अगर आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, लगभग 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोलर गेन्स जो है दो सेल की स्टेज में क्या होते हैं, सेड होते हैं, ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक कंडीशंस में आपको दो सेल मिलेगी पोलर गेन के अंदर, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे आपको तीन सेल फॉर्मेशन भी दिख सकती है, ठीक है जी। चलिए।